हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या यूज़ है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या काम आता है मेनली। तो ये जो है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन काम ये है कि जो सैंपल है, ठीक है, चाहे वो सैंपल किसी भी चीज़ का सैंपल हो सकता है, मेटालिक सैंपल हो सकता है, ठीक है, कोई लिक्विड सैंपल हो सकता है ना, मेडिकल फील्ड का कोई सैंपल, ब्लड, यूरिन या फिर फर्टिलाइज़र, जो भी आपके पास सैंपल है उसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, मतलब उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके बारे में हम पता लगाते हैं थ्रू एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, बहुत ही फास्ट मेथड है, बहुत ही कम समय में बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक हम प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है एक्चुअली ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि AES मतलब एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। AES टेक्निक इज बेस्ड ऑन द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल व्हेन हीटेड एट हायर टेम्परेचर। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि व्हेन द एटम इज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन लीव्स द ग्राउंड स्टेट एंड गोज इनटू द हायर एनर्जी स्टेट। When they return to the ground state, they emit the radiation in the form of discrete wavelength packets। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इस डायग्राम में क्या क्या बोल रहा है कि हम जब किसी एटम को एनर्जी देते हैं, ठीक है, किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है जो ग्राउंड लेवल पे है, जिसको लो एनर्जी लेवल पे बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जो भी आप एनर्जी दे रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो या जो भी अदर एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। यहाँ ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये हायर एनर्जी स्टेट पे तो चला गया इलेक्ट्रॉन, बट वो यहाँ वहाँ पे स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, है ना, वापस से क्या आएगा, यहाँ से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी अमाउंट में एनर्जी इमिट करेगा, मतलब बाहर देगा। ठीक है, किस फॉर्म में देगा, फोटोन के फॉर्म में देगा, मतलब सिंपल से भाषा में बोलूँ तो लाइट के फॉर्म में वो अपना एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज़ करेगा इसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, है ना। ये वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा, ये एनर्जी डिफरेंस पे, मतलब इसका जो ग्राउंड स्टेट है और हायर एनर्जी स्टेट है इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या है ना, उसके बेस पे, है ना, जो जितना एनर्जी डिफरेंस रहेगा उसके बेस पे पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो लाइट है वो इमिट करेगा। ठीक है, अब देखिए हर एटम का मतलब हर एलिमेंट का, मान लीजिए हर एलिमेंट के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, क्योंकि हर एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो हर एलिमेंट के एटम में अलग अलग एनर्जी स्टेट होता है, मतलब एनर्जी जो लेवल होता है अलग अलग होता है। जैसे मान के चलिए अपने पास ये एटम ए है, इसमें एनर्जी लेवल मान लीजिए ये एनर्जी लेवल है, ये इसका ग्राउंड स्टेट का है E1, ये इसके हायर एनर्जी स्टेट का है। वहीं अगर एटम 2 है फॉर एग्जांपल के लिए, तो एटम 2 या एटम बी मान लेते हैं, तो इसका ये मान लीजिए एनर्जी लेवल E1 है और एनर्जी लेवल इसका ये E2 है। अब जैसे मैंने बताया ना कि दो एलिमेंट का जो एटम होगा उसमें जो एनर्जी डिफरेंस या जो एनर्जी लेवल होगा, है ना, वो हमेशा अलग ही होगा। ठीक है, तो इस एनर्जी डिफरेंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, अब ये डेल इज इक्वल टू क्या होता है, डेल इज इक्वल टू होता है H इंटू ये। ठीक है, ये H आपका प्लैंक कांस्टेंट है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब ये इसको आप कैसे लिख सकते हो, H C अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। तो ये C क्या है, आपका स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, जो भी रेडिएशन यहाँ से निकलेगा, इमिट होगा। तो आपने अभी क्या निकाला, डेल E इज इक्वल टू क्या निकाला हमने, HC अपॉन लैम्डा। यहाँ पे H प्लैंक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है और ये लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप कि H और C जो है अपने आप में कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट ही है और C भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। तो आपका जो वेवलेंथ है किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एनर्जी डिफरेंस पे। ठीक है, तो हर एटम्स में, हर एलिमेंट्स के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है वो अलग अलग होगा, तो उससे जो लाइट इमिट होगा उसका भी वेवलेंथ आपका अलग अलग होगा। ठीक है, यही बेसिक प्रिंसिपल है इसका एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो हर एलिमेंट अलग अलग वेवलेंथ का लाइट इमिट करेगा। ठीक है, वही उसकी पहचान होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एलिमेंट ए है, उसका वेवलेंथ मान के चलिए, उसका वेवलेंथ जो होता है वो 2 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी पहचान है एटम ए की कि हाँ अगर 2 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ का लाइट इमिट कर रहा है मतलब वो एटम ए ही होगा। ठीक है, तो सबका फिक्स है। ओके, तो
क्या होता है, सबका जो वेवलेंथ है फिक्स है, तो जो डिवाइस होता है आपका एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो डिवाइस होता है उसमें पहले से वो सिस्टम फीडेड होता है कि हाँ इस वेवलेंथ का अगर लाइट आ रहा है मतलब ये एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेता है जो मशीन है वो क्या कर लेता है, पता लगा लेता है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, किसके बेस पे, वेवलेंथ के बेस पे पता लगा लेता है कि हाँ ये एलिमेंट प्रेजेंट है ना। अब कितनी मात्रा में प्रेजेंट है वो कैसे पता लगाता है, तो लगाता है वो इंटेंसिटी से, ठीक है। जैसे कि पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट आ रहा है, तो ये जो लाइट आ रहा है वो इसकी इंटेंसिटी क्या है। जैसे कि हम लोग घर में कम वोल्ट का बल्ब लेते हैं तो कम लाइट देता है, वही अगर ज़्यादा ज़्यादा वॉट का बल्ब लगा दे तो ज़्यादा लाइट देता है, तो ये क्या होगी, इंटेंसिटी। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ मान के चलिए 2 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ आ रहा है एटम ए का, है ना, ठीक है। ये वेवलेंथ से तो पता चल गया कि क्या है, एटम ए है, बट कितने अमाउंट में वो कैसे पता चलेगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितने अमाउंट में वो ये वाला जो वेवलेंथ का जो लाइट है वो कितने अमाउंट में आ रहा है, वो क्या बताएगा, वो कॉन्सेंट्रेशन बताएगा, वो क्या बताएगा, अमाउंट बताएगा कि एटम एक कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये एक तरह से क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, है ना। यही चीज़ यहाँ पे देखो दिया गया है कि द वेवलेंथ ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन in the emission spectrum gives the identity of the element, while the intensity of emitted light is proportional to the number of atom of the element, है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एटम्स की, मतलब जितना वो उस सैंपल के अंदर कोई एलिमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो इंटेंसिटी से लाइट इमिट करेगा, ठीक है। तो ये होता है, यही चीज़ यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने अभी समझाई है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, वर्किंग देख लेते हैं, है ना। अब क्या होता है, जैसे हमने अभी तक देखा कि एटम्स को एक्साइट करना मतलब इलेक्ट्रॉन को आपको एक्साइट करना है, तो आपको एक्साइटिंग सोर्स चाहिए। एक्साइटिंग सोर्स एक्चुअली में क्या होता है ना, हीट सोर्स एक तरह से होता है। हम एक्चुअली में एटम्स को हीट प्रोवाइड करते हैं, उस हीट के कारण ही इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, ठीक है। तो एक्साइटिंग सोर्स जो है 3 टाइप के होते हैं, उसी के बेस पे 3 टाइप का एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ठीक है ना। तो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, पहला होता है फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम फ्लेम का यूज़ करते हैं एटम को एक्साइट करने के लिए तब हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा होता है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम प्लाज्मा का यूज़ करते हैं एटम को एक्साइट करने के लिए तब हम ये वाला बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, स्पार्क एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम स्पार्क का यूज़ करते हैं एटम को एक्साइट करने के लिए तब हम उसको बोलते हैं स्पार्क एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में भी देखेंगे। अब देख लेते हैं स्टेप्स क्या क्या होते हैं। हमने क्या देख लिया, कितने टाइप का होता है। अब स्टेप्स को समझ लेते हैं, है ना। स्टेप्स अगर हमको समझ में आ गए तो आगे हमको सारी चीज़ें पूरी समझ में आ जाएंगी। तो स्टेप्स इन AES मतलब एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फर्स्ट होता है इसमें आपका सैम्पल प्रिपरेशन। आपको सैम्पल प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो सैम्पल आपका लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, 3 फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो अगर लिक्विड स्टेट में है तो किसी मेथड में आप डायरेक्टली लिक्विड को स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। किसी मेथड में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लिक्विड को स्प्रे कर सकते हो एक्साइटिंग सोर्स पे। दूसरा एक मेथड क्या होता है, नेबुलाइज़र का यूज़ करते हैं हम लोग। नेबुलाइज़र क्या करता है ना, लिक्विड को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है और गैस के थ्रू हम उसको ले जाते हैं। जैसे नेबुलाइज़र आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे को जब कुछ दवाई देना होता है तो एक नेबुलाइज़र होता है ना, उसमें दवाई डाल देते हैं। वो क्या करता है, उस दवाई को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है और वो उसको नेबुलाइज़र को है ना, उसको नाक के थ्रू दवाई को अंदर भेजा जाता है, ठीक है। बच्चे के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है नेबुलाइज़र, सेम यहाँ पे भी यूज़ होता है। लिक्विड को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के हम गैस के थ्रू उसको एक्साइटिंग सोर्स के ऊपर डालते हैं, ठीक है। अगर गैस है तो कोई दिक्कत नहीं, गैस हो तो आप सीधे आप कहाँ पर डाल सकते हो, उसको जो एक्साइटिंग सोर्स है उसमें डाल सकते हो। अगर सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में है तो या तो आप इसको डिज़ोल्व कर सकते हो किसी सॉल्वेंट में, एक मेथड है, या फिर इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्साइट कर सकते हो। जैसे स्पार्क जो मेथड होता है वहाँ पे डायरेक्टली हम सॉलिड का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर अगर प्लाज्मा मेथड है तो सॉलिड को हम डायरेक्टली सॉलिड को नहीं डाल सकते, तो उस केस में उसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं, फिर उसको नेबुलाइज़र के थ्रू फिर प्लाज्मा में भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सैंपल प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का सैंपल है ना, आपको किस तरह से उसको जो एक्साइटिंग सोर्स है उसमें आपको कैसे भेजना है। दूसरा क्या होता है इसमें, स्टेप होता है वेपोराइजेशन। तो आपको जो सैंपल है उसको जब हम जो सोर्स होता है
है ना, जो एक्साइटिंग सोर्स, उसमें जब हम भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। सैंपल क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, ये क्या बन जाएगा, गैस, क्योंकि हीट इतना ज़्यादा होता है कि वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मतलब क्या होता है ना, एटम्स को अलग अलग करना, है ना। एटोमाइजेशन क्या होगा, जैसे कि वेपराइजेशन में क्या होगा, एटम्स तो गैस के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब है ना, एलिमेंट गैस के फॉर्म में आ जाएगा, तो गैस में भी एटम क्या होते हैं, ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं कुछ अमाउंट में, ठीक है। तो एटोमाइजेशन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हीट एनर्जी के कारण इसके बीच जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है वो टूट जाता है और हमको इसमें फ्री एटम्स मिलते हैं। ऐसे हर एटम अपने आप में ऐसे फ्री हो जाता है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। ये ज़रूरी है एक्साइटेशन के लिए, क्योंकि अगर एटोमाइजेशन नहीं होगा और एटम्स ऐसे बंडल में पाए जाएंगे ऐसे, तो वहाँ पे एक्साइटेशन नहीं होगा। तो एक्साइटेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एटम्स को फ्री करना पड़ेगा, हर एटम को अलग अलग, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल से हाई लेवल हो जाएगा और एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इमिशन, है ना। एक्साइटेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा और जब वापस आएगा तो क्या करेगा, इमिशन करेगा, लाइट एनर्जी इमिट करेगा। अब वो जो लाइट एनर्जी इमिट किया है वो उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, डिटेक्टर होता है, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको कंपेयर कर लेता है कि जिस वेवलेंथ का आ रहा है वहाँ से एलिमेंट का पता लगा लेता है, ठीक है। तो ये टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब इसी को हम और आगे डिटेल से देखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका क्या एक्साइटिंग सोर्स है, ठीक है। इसी में हमने क्या किया, सैंपल को डाला प्लाज्मा में, तो सैंपल जब इसी में जाएगा तो क्या होगा, उसका वेपराइजेशन होगा, एटोमाइजेशन होगा और इमिशंस, है ना। एक्साइटेशन और इमिशन सब यहीं पे होगा। तो जो इमिशन निकलेगा वो कहाँ जाएगा, मोनोक्रोमेटर में जाएगा। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, एक तरह से अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग करता है। जैसे यहाँ पे चलिए, जैसे मैंने एक सैंपल डाला, है ना, अब इस सैंपल में बहुत सारे एलिमेंट्स होगा, है ना, तो बहुत सारे एलिमेंट है तो बहुत अलग अलग वेवलेंथ का लाइट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को अलग अलग कर देगा, है ना। जैसे ये वाले फोटो में देखिए, यहाँ से एक लाइट आ रहा है जिसमें सारे वेवलेंथ का है लाइट है। अब ये क्या कर दिया, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग अलग कर दिया। जैसे जो सूर्य की जो रोशनी होती है ना, वो वाइट कलर की होती है, लेकिन वो 7 कलर का मिक्सचर होता है ना। जो वाइट जो लाइट है, सफ़ेद कलर का जो लाइट होता है ना, उसमें 7 कलर मिक्स होता है। तो अगर आप ऐसा प्रिज्म यूज़ करोगे ना, तो प्रिज्म क्या कर देता है, सभी लाइट को, सभी कलर को अलग अलग कर देता है वेवलेंथ के बेस पे। तो सेम यही है, मोनोक्रोमेटर यही करता है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग कर देता है। तो डिटेक्टर को आसानी होती है सबको डिटेक्ट करने में, कि है ना, जैसे 5 एलिमेंट है तो डिटेक्टर 5 वेवलेंथ को अलग कर लेगा और डिटेक्टर उसको 5 को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग सिग्नल पे जाएगा, रीड आउट डिवाइस होगा, इसके बाद स्पेक्ट्रम लाइब्रेरी होता है जिसमें पहले से फीडेड होता है कि कौन सा वेवलेंथ का एलिमेंट क्या है, ठीक है। एलिमेंट का वेवलेंथ क्या होता है, वहाँ से कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। ये भी वही डायग्राम है, सेम चीज़ बता रहा है। एक्साइटेशन सोर्स होता है, यहाँ से एटम एक्साइट होता है ना, यहाँ से एनर्जी निकलती है, लेंस पे जाता है, लेंस मतलब, है ना, लेंस पे जाएगा ये, फिर आपका वेवलेंथ सिलेक्टर मतलब इसी को मोनोक्रोमेटर भी बोलते हैं, यहाँ से डिटेक्टर में जाता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्लेम, तो यहाँ पे हम एक्साइटिंग सोर्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो यहाँ पे फ्लेम है ना। अब फ्लेम बनाने के लिए आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, फ्यूल गैस चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो अलग अलग टाइप का फ्यूल गैस इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है सैंपल के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग जो फ्यूल होता है अलग अलग हीट देता है ना। तो यहाँ पे हम ज़रूरत के हिसाब से जो भी फ्यूल हम लोग को लगता है वो यूज़ करते हैं। तो फ्लेम में हम क्या डालते हैं, अब फ्लेम में सैंपल को डालना पड़ेगा क्योंकि हमको एक्साइट करना है। तो 3 तरीके से आप इस फ्लेम में सैंपल को डाल सकते हो। अगर गैस के फॉर्म में है तो गैस को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जो फ्लेम है उसमें डाल सकते हो, आप गैस को डायरेक्टली इसके ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। तो एटम से यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा। अगर लिक्विड कंडीशन में है तो आप इसको स्प्रे कर सकते हो उसके ऊपर, फ्लेम के ऊपर। और अगर सॉलिड फॉर्म में है आपका सैंपल तो उसको पाउडर बना करके एक प्लेटिनम वायर आता है, ठीक है, स्मॉल लूप ऑफ वायर जो प्लेटिनम वायर होता है, उस वायर के ऊपर में थोड़ा सा सैंपल ले जा करके सिर्फ फ्लेम में रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्लेम में जैसे ही जाते हैं सेम वही चीज़ होता है, इवेपोरेशन होता है, फिर एटोमाइजेशन होता है, फिर एक्साइटेशन होता है, ठीक है। एक्साइटेशन के बाद क्या होगा, इमिशंस होगा, और जो इमिशन निकलेगा वो सेम कहाँ जाएगा, मोनोक्रोमेटर में जाएगा। मोनोक्रोमेटर से आपका ये फोटो सेल मतलब डिटेक्टर में जाएगा, है ना, एम्पलीफायर में जाएगा। सॉरी, एम्पलीफायर जो सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई करेगा, फिर वो डिटेक्टर में भेजेगा, डिटेक्टर से आपको जो भी कंप्यूटर में आपको डेटा तुरंत दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा।
AES। तो यहाँ पे नाम से भी पता चल रहा है हम एक्साइटेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लाज्मा का यूज़ करते हैं, है ना। हम सैंपल को किस में डालते हैं, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा एक्चुअली में होता क्या है, देखो, प्लाज्मा इज़ ए हॉट partially ionized gas that contains an abundant concentration of cations and electrons। तो प्लाज्मा क्या है, एक्चुअली में प्लाज्मा है कैटायंस और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मिक्सचर एक तरह से, है ना। जैसे कि मान के चलिए आर्गन है, तो ये आर्गन अभी गैस है, लेकिन अगर इसको मैं आयोनाइज कर दूं, है ना, आर्गन आयंस में प्लस इलेक्ट्रॉन में, तो ये क्या बन गया, प्लाज्मा बन गया। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा। अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 10,000 केल्विन तक जाता है। 10,000 केल्विन बहुत हाई होता है, मतलब हर टाइप का सैंपल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जबकि फ्लेम वाले में ये क्या लिमिटेशन था कि फ्लेम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद और नहीं जा सकता, क्योंकि फ्लेम का एक पर्टिकुलर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है ना। तो ज़्यादातर फ्लेम यूज़ करते हैं हम एल्कली या एल्कली अर्थ मेटल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे सैंपल ऐसे जैसे स्टील का सैंपल है मान के चलिए, उसका यूज़ हम नहीं कर सकते फ्लेम में, है ना। फ्लेम उसको क्या कर सकता, एक्साइट नहीं कर पाता क्योंकि टेम्परेचर कम है। लेकिन प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो हर टाइप का सैंपल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, हर एलिमेंट का सैंपल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, प्रोसेस क्या होता है, प्लाज्मा में एक प्लाज्मा टॉर्च होता है ना। इस केस में क्या होता है, प्लाज्मा टॉर्च होता है। अब इस प्लाज्मा टॉर्च में 3 कॉन्सेंट्रिक क्वार्ट्ज ट्यूब होते हैं। जैसे ये अंदर जो दिख रहा है ना, ये कैपिलरी इंजेक्शन ट्यूब है, जो सबसे अंदर में छोटा सा दिख रहा है वाइट कलर का, ये क्या है, कैपिलरी इंजेक्शन ट्यूब। ये भी कॉर्ज ट्यूब है। सेकंड ट्यूब क्या है, ये वाला ट्यूब है। थर्ड ये वाला, मतलब 3 कॉन्सेंट्रिक ट्यूब होता है इसमें। कॉन्सेंट्रिक मतलब तीनों का सेंटर एक ही होता है, क्वार्ट्ज का बना होता है ये ट्यूब, है ना। अब इसके अंदर क्या है, आपका कैपिलरी इंजेक्शन ट्यूब है। तो यहीं से हम अपने सैंपल को भेजते हैं, है ना। सैंपल को कैसे भेजते हैं, सैंपल को सबसे पहले आपको नेबुलाइजेशन करना पड़ेगा। ये इसमें क्या होता है, एक नेबुलाइज़र होता है ना। और आपका सैंपल क्या है, लिक्विड फॉर्म में है ना। तो क्या होता है, ये सैंपल किस में जाता है, नेबुलाइज़र में, है ना। तो ये नेबुलाइज़र क्या करता है, जो सैंपल होता है लिक्विड सैंपल, उसको बहुत छोटे छोटे लिक्विड्स में तोड़ देता है। यहाँ से हम आर्गन गैस देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो नेबुलाइजेशन के बाद बने हैं, लिक्विड पार्टिकल्स, वो आर्गन गैस के साथ कहाँ जाते हैं, स्प्रे चैम्बर में जाते हैं। स्प्रे चैम्बर में क्या होता है, जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, है ना, जो सैंपल का जो बड़ा ड्रॉपलेट होता है वो नीचे ड्रेन हो जाता है, और जो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट हैं वो आर्गन के साथ किस में चले जाते हैं, इसके अंदर। ये आपका जो बीच में क्या दिया है, कैपिलरी इंजेक्शन ट्यूब, इसके अंदर चला जाता है। यहाँ देखो नीचे से लिखा है यहाँ पे सैंपल एरोजॉल इनलेट। तो सैंपल एरोजॉल किसको बोलते हैं, वही जो नेबुलाइज्ड जो सैंपल है ना, उसको हम आर्गन गैस के साथ भेज रहे हैं यहाँ बीच वाले ट्यूब में, कैपिलरी इंजेक्शन ट्यूब में, ठीक है। और दूसरा आर्गन कहाँ से आ रहे हैं, ये जो दूसरा ट्यूब है, जो इसके बाहर एक ट्यूब है, उससे हम प्योर आर्गन गैस भेज रहे हैं, ओके, है ना। अब इस टॉर्च में देखो, इस टॉर्च के सबसे टॉप में देखो क्या लिखा है, RF कंडक्शन कॉइल, रेडियो फ्रीक्वेंसी कंडक्शन कॉइल होता है इसमें, ठीक है। अब इसी कंडक्शन कॉइल में एक और होता है टेस्ला कॉइल। तो क्या होता है ना, जब आर्गन यहाँ से इनलेट से अंदर से ऐसे अंदर की ओर जाता है, जब आर्गन गैस यहाँ से अंदर की ओर जाता है, तो इसमें जो टेस्ला कॉइल होता है ना, वो स्पार्क जनरेट करता है ना। अब उस स्पार्क के कारण क्या होता है, जो आर्गन गैस यहाँ से जा रहा है, आर्गन गैस जो यहाँ से जा रहा है वो आयोनाइज हो जाता है। मतलब जो आर्गन गैस है वो स्पार्क के कारण क्या हो जाता है, आर्गन आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आर्गन गैस आयोनाइज होता है। फिर ये जो RF कंडक्शन कॉइल है ना, सॉरी RF इंडक्शन कॉइल है ना, इसमें क्या होता है, रेडियो अल्टरनेटिव करंट भेजा जाता है, ठीक है। अल्टरनेट करंट भेजते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट हम भेजते हैं, किस में भेजते हैं, ये RF इंडक्शन कॉइल में। तो अल्टरनेटिव रेडियो फ्रीक्वेंसी के कारण ना इस ट्यूब के अंदर, है ना, इस टॉर्च के अंदर क्या होता है, अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसके अंदर अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो क्या करता है, जो आर्गन गैस आपका जा रहा है उसको सर्कुलर पाथ में घुमाता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, इस वाले फोटो में देखो आप, पहले क्या हुआ, जो आर्गन गैस गया, थोड़ा सा आर्गन गैस वो आयोनाइज हुआ, आर्गन गैस क्या हुआ, आयोनाइज हुआ, है ना। अब जो आयोनाइज्ड आर्गन गैस है वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। क्यों घूमता है, क्योंकि जो इंडक्शन कॉइल है इसमें हम करंट भेज रहे हैं, तो करंट के कारण एक
एक क्या होता है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आयोनाइज गैस है, आयोनाइज आर्गन गैस है, वो अंदर ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो जब ये अंदर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो जो अनआयोनाइज्ड आर्गन गैस है उसके साथ ये कोलाइड करता है, टकराता है ना। जो आयोनाइज्ड आर्गन है, आर्गन गैस है या प्लाज्मा है, वो अनआयोनाइज्ड जो फ्रेश आर्गन है गैस है उसके साथ टकराता है, कोलाइड करता है। तो उससे क्या होता है जो अनआयोनाइज्ड आर्गन है वो भी टकरा के क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, है ना। जैसे कि आर्गन आयंस फ्रेश आर्गन से क्या करेगा, टकराएगा बहुत स्पीड से। तो ये जो फ्रेश आर्गन गैस है ये भी आयोनाइज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है बहुत सारा प्लाज्मा जनरेट होता है ना। पहले थोड़ा सा हमने आर्गन गैस को आयोनाइज किया स्पार्क से, फिर वो जब कोलाइड करता है सर्कुलर पाथ में घूमता है तो जो अनआयोनाइज्ड आर्गन है उसके साथ कोलाइड करता है, कोलाइड से बहुत सारा प्लाज्मा गैस बनने लगता है। उसी कोलिजन के कारण प्लाज्मा बनता है। ठीक है, तो इस प्लाज्मा का टेम्परेचर हाईएस्ट कहाँ पे, इसमें यहाँ पे कितना जाता है 10,000 केल्विन तक रहता है, यहाँ पे बीच में, है ना। और थोड़े से ऊपर में 600 से 800 केल्विन होता है। ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 15 to 20 mm एबो, मतलब स्टार्च के 15 से 20 mm ऊपर 6000 केल्विन होता है जो टेम्परेचर है। प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो आपने जो सैंपल यहाँ से भेजा था, यहाँ पे भेजा था कैपिलरी इंजेक्शन ट्यूब में नेबुलाइज़र के थ्रू, है ना, नेबुलाइज करके उसको आर्गन गैस के साथ जो आपने ऐसे बीच वाले ट्यूब में भेजा था, वो सैंपल अंदर में जाके क्या हो जाएगा, उसका एटोमाइजेशन हो जाएगा और वो एक्साइट हो जाएगा एटम, क्योंकि हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा है उसके कारण वो एक्साइट हो जाएगा एटम। एक्साइट होने के कारण उसमें इमिशन होगा। ठीक है, अब वही जो इमिशन होगा आपको कहाँ पे जाएगा, मोनोक्रोमेटर में जाएगा, मोनोक्रोमेटर से वो डिटेक्टर में जाएगा, फिर आपका जो डेटा प्रोसेसिंग होगा, इसको रीड आउट डिवाइस भी बोलते हैं कंप्यूटर, उसमें आपका डेटा शो होने लगेगा कि कितने अमाउंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से प्लाज्मा काम करता है। नेक्स्ट होता है स्पार्क या आर्क मेथड। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एक्साइटेशन सोर्स के लिए हम स्पार्क या आर्क का यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपका मेटालिक एलिमेंट के लिए, जो मेटालिक एलिमेंट सॉलिड सैंपल होते हैं ना उसके लिए। तो मेटलर्जी में ज़्यादातर यही मेथड यूज़ करते हैं, स्पार्क वाला मेथड। ठीक है, स्पार्क का यूज़ करते हैं एटम को एक्साइट करने के लिए, क्योंकि जो हमारे मेटलर्जी में क्या होता है ज़्यादातर मेटालिक सैंपल होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसमें हम केवल सॉलिड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं ना, लिक्विड या गैस फॉर्म का यूज़ हम स्पार्क मेथड में नहीं कर सकते। केवल सॉलिड सैंपल होना चाहिए और कंडक्टिव नेचर का होना चाहिए, है ना। तो स्टील का यूज़ जनरली इसी के थ्रू करते हैं। स्टील का जो एनालिसिस है, अगर कोई एलिमेंट जैसे स्लैग वगैरह अगर कंडक्टिव नहीं है तो उसके क्या करते हैं ना, ग्रेफाइट पाउडर के साथ मिक्स करके उसको कंडक्टिव बनाते हैं, तब जाके हम उसका एनालिसिस कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक आर्क और स्पार्क इज पास्ड थ्रू द सैंपल। तो इस मेथड में क्या करते हैं, आर्क को हम सैंपल से पास कराते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर में हीट हो जाता है और एटम एक्साइट हो जाता है। अब एक्साइट होने के कारण सेम वही चीज़ है, वो क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा, वही जो लाइट है फिर मोनोक्रोमेटर में जाएगा और डिटेक्टर में जाएगा। ठीक है, सेम मेथड है, बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, जो एक्साइटिंग सोर्स है वो चेंज हो रहा है, बस बाकी सब मेथड जो है सब कुछ सेम है ना। अब पार्ट्स देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे पार्ट्स तो मैंने बता दिया था। आपका एटोमाइज़र होता है ना। एटोमाइज़र देखो, एटोमाइजेशन इवेपोरेशन आजकल एक ही में होता है। आपका जो सोर्स जो होता है ना, एक्साइटिंग सोर्स, उसी में इवेपोरेशन, एटोमाइजेशन, एक्साइटेशन सब होता है। ठीक है, इमिशन होता है, फिर वो मोनोक्रोमेटर में जाता है, फिर एम्पलीफायर में, फिर रीड आउट डिवाइस में जाता है। सेम है वही पार्ट्स जो मैंने बताया अभी तक। ठीक है, अब एक एक करके पार्ट्स को समझ लेते हैं। एक होता है नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र जैसे मैंने बताया था ना, ये ज़्यादातर आपका प्लाज्मा मेथड में यूज़ होता है। अगर लिक्विड सैंपल है तो उसको लिक्विड को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करके गैस के साथ हम भेजते हैं। हाँ, ये कौन करता है, नेबुलाइज़र करता है। तो अलग अलग टाइप के नेबुलाइज़र आता है, जैसे कॉन्सेंट्रिक ग्लास नेबुलाइज़र, क्रॉस फ्लो नेबुलाइज़र, इस टाइप का। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप का नेबुलाइज़र उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, बस आप इतना को याद रख लीजिए कि इस टाइप का नेबुलाइज़र यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, एटोमाइज़र। ठीक है, एटोमाइज़र कई बार अलग भी हो सकता है, और जो एटोमाइजेशन है वो जो एक्साइटिंग सोर्स होता है ना उसमें ही हो सकता है, या अलग भी हो सकता है एटोमाइज़र। एटोमाइज़र का क्या काम है, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये इंटरएटॉमिक बॉन्ड जो होता है ना, उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ता है और फ्री एटम्स बनाता है। फ्री एटम्स बनेगा तभी इसमें एक्साइटेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर एटोमाइज़र आपका अलग से यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीडेंट श्योर फ्लेम गैस चाहिए। ठीक है, ताकि वो एटोमाइजेशन कर सके। डिफरेंट टाइप का बर्नर्स आता है एटोमाइजिंग पर्पस के लिए। ठीक है, ये 3 टाइप का बर्नर यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, मोनोक्रोमेटर। तो मोनोक्रोमेटर का काम तो मैंने बता दिया था कि ये वेवलेंथ जो आता है
उसको अलग अलग करता है। ठीक है, जैसे ये मोनोक्रोमेटर आपने यूज़ किया, अगर मान के चलिए आपको किसी एक ही एलिमेंट से मतलब है, बाकी एलिमेंट के बारे में मुझे नहीं जानना है ना, तो मोनोक्रोमेटर क्या करेगा कि उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को आपको आगे भेजेगा, बाकी वेवलेंथ को आगे भेजेगा ही नहीं, है ना। तो वही डिटेक्ट होगा एक एलिमेंट। और अगर आपको सभी एलिमेंट के बारे में जानना है तो मोनोक्रोमेटर आपका सभी वेवलेंथ को, ये आपका लाइट आया उसके सभी वेवलेंथ को अलग अलग कर देगा, है ना। सभी वेवलेंथ के लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में मतलब अलग कर देगा, तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो दो टाइप का मोनोक्रोमेटर आता है, एक प्रिज्म आता है, दूसरा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आता है। प्रिज्म या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसमें जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है ज़्यादा बेटर होता है प्रिज्म से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है आपका डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कुछ नहीं है, क्या होता है, ऐसे दो के बीच में एक जगह छोड़ देते हैं, इसको ग्रेटिंग बोलते हैं ऐसे, है ना। तो ये जो जगह होता है दो के बीच में वो वेवलेंथ के बराबर होता है, जो भी वेवलेंथ के बराबर होगा वही वेवलेंथ यहाँ से बाहर जाएगा, तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है। प्रिज्म का इस्तेमाल मशीन के अंदर उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ही यूज़ होता है। तो ये है मोनोक्रोमेटर का यूज़। नेक्स्ट क्या होता है, डिटेक्टर। अब डिटेक्टर क्या होता है, उसको डिटेक्ट करता है जो वेवलेंथ आ रहा है ना। तो डिटेक्टर एक्चुअली में क्या होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है या फोटो एमिसिव सेल्स होता है या एरे डिटेक्टर्स होता है। ये एक्चुअली में क्या करता है ना, जो वेवलेंथ आ रहा है उसको जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो ऑप्टिकल सिग्नल जो आ रहा है पर्टिकुलर वेवलेंथ का, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। कौन, डिटेक्टर। इसलिए बोला कि फोटो मल्टीप्लायर होता है, वो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में या इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर आगे जाकर आगे कहाँ जाता है, एम्पलीफायर में। तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आ रहा है उसको एम्पलीफाई कौन करता है, एम्पलीफायर। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आता है या इलेक्ट्रिक करंट आता है बहुत कम होता है ना, तो वहाँ से रीडिंग लेना बहुत मुश्किल होता है, तो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर उस सिग्नल को और एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से डिटेक्ट हो सके, है ना। नेक्स्ट फिर ये कहा जाता है रीड आउट डिवाइस में। तो रीड आउट डिवाइस मतलब कंप्यूटर को ही बोलते हैं रीड आउट डिवाइस, है ना। कंप्यूटर के अंदर ही क्या होता है, एक एटॉमिक इमिशन लाइब्रेरी होता है। एटॉमिक इमिशन लाइब्रेरी का मतलब होता है कि उसके अंदर पहले से फिट रहता है कि हाँ इस वेवलेंथ का अगर लाइट आ रहा है तो ये एलिमेंट है ना, इस वेवलेंथ का आ रहा है तो ये एलिमेंट है। तो ऐसा मतलब इमिशन लाइब्रेरी होता है, पहले से फीड होता है, तो बस उसको मैच करता है कि इस वेवलेंथ का आ रहा है तो ये एलिमेंट है, इस वेवलेंथ का आ रहा है तो ये एलिमेंट है। इस तरह से क्या कर लेता है, मैच कर लेता है, आपको रीडिंग दे देते हैं। दूसरा इंटेंसिटी भी रीड करता है, ये जितनी इंटेंसिटी का सिग्नल आ रहा है उतना ज़्यादा एलिमेंट है ना। मैंने शुरू में जैसे बताया था सेम वैसे ही काम करता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कैलिब्रेशन। अब यहाँ पे देखो एक टर्म यहाँ पे आप पढ़ रहे होगे, कंप्यूटर एनालाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा एंड द प्लॉट द कैलिब्रेशन कर्व। अब ये जो कैलिब्रेशन कर्व है ना वो कैसे फॉर्म होता है, कैलिब्रेशन कर्व क्या है, हमको फॉर्म करना होता है, मतलब मशीन का कैलिब्रेशन करना होता है। मशीन का कैलिब्रेशन लगभग रोज़ या 1 से 2 दिन के अंदर करना होता है, ठीक है। अगर कैलिब्रेशन अच्छे से नहीं हुआ तो मशीन गलत रीडिंग देती है, ओके। अब देखो कैलिब्रेशन एक्चुअली में करते कैसे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ये मशीन कैसे पता करता है कि कोई एलिमेंट कितने अमाउंट में है। ये तो पता कर लेता है कि भाई अब कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है ना, वेवलेंथ के बेस में, बट कितना प्रेजेंट हो कैसे पता चलता है, इंटेंसिटी के बेस पे। कैसे पता चलता है, इंटेंसिटी के बेस में, है ना। तो आपको उसको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, है ना। मशीन को आपको फीड करना पड़ेगा कि हाँ इतनी इंटेंसिटी से आ रही है तो इतना उसमें कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो वो कैसे करते हैं कैलिब्रेशन, तो कैलिब्रेशन के लिए अपने पास एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है ना। बहुत सारा सैंपल होता है, स्टैंडर्ड सैंपल होता है। स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ नॉन कॉम्पोजिशन, मतलब हमको पहले से पता रहता है उस स्टैंडर्ड सैंपल का कॉम्पोजिशन। हम बस क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस जब हम करते हैं ना तो मशीन क्या बताता है, उसमें इंटेंसिटी आ जाता है कि हाँ, जैसे कि मान के चलो मेरे पास स्टैंडर्ड सैंपल है स्टील का, है ना। स्टील का स्टैंडर्ड सैंपल है, मान के चलो इसमें कार्बन आपका है 0.3%, कितना है 0.3%। तो जब ये इसका एनालिसिस करेंगे तो कार्बन का मतलब जो सिग्नल आएगा, जो वेवलेंथ आएगा उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो हम उस इंटेंसिटी को देख लेंगे कि 0.3 ग्राम अगर 0.3% अगर क्या है आपका कार्बन है तो कितनी इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है, ठीक है। तो हम इंटेंसिटी और इसके बीच एक ग्राफ बना लेंगे, किसके बीच कॉम्पोजिशन और इंटेंसिटी के बीच एक ग्राफ बना लेंगे। इधर आपका इंटेंसिटी रहेगा, इधर आपका परसेंटेज रहेगा। वैसे ही 0.3% का देख लिए कार्बन का। नेक्स्ट सैंपल हम क्या रख देंगे, कार्बन कॉम्पोजिशन 0.6 कर देंगे। अब फिर इसमें देखेंगे कितनी इंटेंसिटी का मिल रहा है। नेक्स्ट सैंपल में हम देख लेंगे कि
9% का एक सैंपल ले लेंगे, फिर इसमें देखेंगे कितनी इंटेंसिटी मिल रही है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको लीनियर कर्व एक तरह से बनेगा, मतलब इधर आपका इतनी इंटेंसिटी मिली, मान के चलिए पहले सैंपल में, दूसरे सैंपल में इतनी इंटेंसिटी मिली, तीसरे में इतनी इंटेंसिटी मिली। ठीक है, और इधर आपका कॉम्पोजिशन रहेगा। तो इसके बेस में आप क्या बनाओगे, कैलिब्रेशन कर्व बनाओगे। जब आप कैलिब्रेशन कर्व बना लोगे तो क्या हो जाएगा, एटम अब उसको रीडिंग कर लेगा। अब कैलिब्रेशन कर्व जैसे अब फीड हो गया उसके अंदर, अब मान के चलिए मैंने एक अननोन सैंपल लिया जिसमें कि कार्बन 0.2% है, तो क्या करेगा, सीधा उस कर्व में जाएगा, है ना, और मशीन को क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगा। मान के चलिए इतनी इंटेंसिटी का उसको मिला, है ना, लाइट, तो क्या करेगा, सीधे कैलिब्रेशन कर्व में वो बता देगा, मेज़र कर देगा कि हाँ कि इतनी इंटेंसिटी का अगर लाइट आ रहा है तो इतना कॉम्पोजिशन होना चाहिए, इतनी इंटेंसिटी का आ रहा है तो इतना कॉम्पोजिशन होना चाहिए, इतनी इंटेंसिटी का आ रहा है तो इतना कॉम्पोजिशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको करना पड़ेगा, मतलब कैलिब्रेशन। तो हर एलिमेंट का कैलिब्रेशन कर्व बनाना पड़ता है, जैसे कार्बन का बनाया वैसे आयरन का बनाना पड़ेगा, सल्फर फास्फोरस सबका आपको कैलिब्रेशन कर्व बना के फीड करना पड़ेगा। उसमें प्रोविज़न रहता है कैलिब्रेशन कर्व का, तब मशीन उसको रीड आउट करता है कि हाँ इस इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है, मतलब इतना परसेंटेज होगा उसका। ठीक है, तो कैलिब्रेशन कर्व बनाना पड़ता है। ठीक है, और हमेशा क्या करना पड़ता है, रोज़ जब इसको चालू करते हैं इस मशीन को, तो हमेशा एक स्टैंडर्ड सैंपल को चेक करके देखते हैं। अगर स्टैंडर्ड सैंपल का अगर रीडिंग सही बता रहा है तो मतलब क्या है, मशीन सही काम कर रहा है। अगर गलत बता रहा है तो आपको फिर से कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो लास्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन है आपका इसका, है ना, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, एक्सेट्रा इन बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड एंड यूरिन। तो ब्लड और यूरिन में अंदर ये एलिमेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है इसका पता लगाने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका मेडिकल फील्ड में इंपॉर्टेंस। दूसरा, ट्रेस मेटल एंड रेयर अर्थ एलिमेंट डिटेक्शन, है ना, तो कई बार किसी एलिमेंट में बहुत कम अमाउंट में रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, है ना, तो कितने अमाउंट में है उसको पता लगाने के लिए। दूसरा, एग्रीकल्चर जो फर्टिलाइज़र्स है ना, जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह है उसका कंपोजिशन क्या है इसका पता लगाने के लिए। अलग अलग टाइप के जो मेटल जैसे आयरन, निकल, मैग्नीज, इसका एनालिसिस के लिए, है ना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होती है, जो टैबलेट्स, जो दवाइयाँ आती है ना, उसके अंदर कंपोजिशन क्या है, उस दवाई के कंपोजिशन क्या है, ये पता लगाने के लिए। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल्स का पता लगाने के लिए। रॉक जो होता है, इग्निशियर और मेटामॉर्फिक रॉक, और रॉक को क्या कंपोजिशन है उसका पता लगाने के लिए। जैसे माइंस, जब नए नए डिपॉजिट की खोज किया जाता है, जैसे किसी एरिया में डिपॉजिट है कि नहीं ये पता लगाना है, तो वहाँ के रॉक को ला करके आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू उसका कंपोजिशन पता लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से नए नए एलिमेंट का खोज किया जाता है। नए नए एलिमेंट की खोज मतलब नया नया जो डिपॉजिट है, माइंस की खोज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाटर का एनालिसिस कर सकते हो कि इसमें कौन से मेटल आयन ज़्यादा है, कौन सा मिनरल ज़्यादा है ना। सी वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसका आप कंपोजिशन, वाटर के अंदर क्या क्या मिनरल्स प्रेजेंट है इसका आप पता लगा सकते हो। ठीक है ना। इसके अलावा और भी है, स्टेनलेस स्टील है, फ्रोजन लावा है, इमर्जिंग आइसलैंड है, इन सब का कंपोजिशन पता करना, मतलब मेनली जहाँ जहाँ भी आपको कंपोजिशन पता करना है, ठीक है, उसके लिए ये एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे पहला लिमिटेशन है कि बहुत ही हाई कॉस्ट होता है इसका। ठीक है, कॉस्ट बहुत, मशीन बहुत कॉस्टली आता है। दूसरा क्या है, आपको एकदम स्किल्ड वर्कर चाहिए, जो स्किलफुल है आदमी वही इसको चला सकता है, क्योंकि कैलिब्रेशन वगैरह करना होता है। ठीक है, तो स्किल्ड वर्कर आपको चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका हाई है काफ़ी, तो ये सब इसकी कुछ लिमिटेशंस है। ओके, तो ये था पूरा लेक्चर एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।